बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी से भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं परमहंस योगानंद। सबसे पहले मैं लेखक परिचय पढ़ देती हूँ। देवात्मा हिमालय सृष्टि के प्रारंभ से ही संपूर्ण विश्व की जिज्ञासा तथा प्रेरणा का केंद्र रहा है। देवात्मा हिमालय को लेखक महोदय ने देवात्मा, देवों की आत्मा कहा है। देवताओं की आत्मा की संज्ञा दी गई है हिमालय को कि देवात्मा हिमालय जो है, यह पवित्र हिमालय सृष्टि के प्रारंभ से, सृष्टि मैंने संसार के प्रारंभ से ही, संसार रचना के प्रारंभ से ही संपूर्ण विश्व की जिज्ञासा और प्रेरणा का केंद्र रहा है। हिमालय पर्वत ऐसा रहा है जो सबकी जिज्ञासाओं को भी शांत करता रहा है और प्रेरित भी करता रहा है। सृष्टि के प्रारंभ से ही जहाँ देवता इसकी प्राकृतिक सुषमा और वैभव से अभिभूत होकर हिमालय की वादियों में रमण करते रहे, जहाँ चक्रवर्ती सम्राट, ऋषि मुनि, तपस्वी तथा सामान्य जन जिस हिमालय को मोक्ष की कामना से लालायित होकर अपना सर्वस्व समर्पित करते आए हों, उसी हिमालय से सटा हुआ नगर है गोरखपुर। कि देवताओं की आत्मा हिमालय, जहाँ देवता इसकी प्राकृतिक सुषमा माने प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ हिमालय पर जितनी भी प्रकृति फैली हुई है, हरितिमा फैली हुई है, उसका सौंदर्य और वैभव से अभिभूत होकर, बहुत ही प्रसन्न होकर, मुग्ध होकर हिमालय की वादियों में रमण करते रहे देवता। जिस हिमालय की सुषमा यानी सौंदर्य और उसके वैभव से प्रसन्न होकर के, अभिभूत होकर के, मुग्ध होकर हिमालय की वादियों में रमण करते रहे हैं, जहाँ चक्रवर्ती सम्राट, ऋषि मुनि, तपस्वी और सामान्य व्यक्ति हिमालय में मोक्ष की कामना से लालायित होकर आते रहे और अपना सर्वस्व समर्पित करते रहे। माने मोक्ष की कामना से युक्त होकर वे हिमालय पर आए। हिमालय पर आने के लिए वे लालायित होते और अपना सर्वस्व वहीं समर्पित करके जाते। ऐसे हिमालय से सटा हुआ नगर है गोरखपुर, जिसमें एक बंगाली परिवार में भगवती चरण घोष के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। मतलब लेखक का जन्म गोरखपुर के बंगाली परिवार में भगवती चरण घोष के यहाँ उनका जन्म हुआ। माता पिता के आध्यात्मिक वृत्ति के होने के कारण बालक, घर का नाम मुकुंद, उनका झुकाव भी आध्यात्म की ओर हो गया। माता पिता की वृत्तियाँ आध्यात्मिक थी। धर्म और अध्यात्म में अंतर है। धर्म जो होता है, धर्म अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ होता है या अध्यात्म धर्म से ही जुड़ा हुआ होता है, लेकिन आजकल हम जो है धर्म को केवल अपने कर्म कांडों से या क्रियाकलापों से व्यक्त करते हैं, जबकि अध्यात्म को कर्म कांडों की जरूरत नहीं होती। अध्यात्म एक मन की, आत्मा की चिंतन अवस्था है जो आत्मा को परमात्मा से या आत्मा और परमात्मा के संबंध, आत्मा और परमात्मा की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहती है। ऐसी प्रवृत्तियाँ आध्यात्मिक होती है। तो माता पिता के आध्यात्मिक वृत्ति के होने के कारण वह बालक भी या उस बालक का झुकाव भी आध्यात्म की ओर हो गया। इस आध्यात्म वृत्ति के शमन हेतु मुकुंद उस समय के प्रख्यात संतों, सन्यासियों से मिलता रहा। तो उनके अंदर भी जो आध्यात्मिक एक प्यास या आध्यात्म के प्रति जो रुचि थी, उसको शमन करने के लिए, उस प्यास को बुझाने के लिए, उस आध्यात्म वृत्ति का शमन करने के लिए मुकुंद उस समय जो भी प्रसिद्ध संत, सन्यासी, प्रख्यात मैंने प्रसिद्ध संत और सन्यासियों से वह मिलता रहा। इसी क्रम में मुकुंद की भेंट युक्तेश्वर गिरिजी महाराज से हो गई। युक्तेश्वर गिरिजी के कठोर अनुशासन, संयम और स्नेह की छाया में मुकुंद में योगानंद का दिव्य रूप साकार होने लगा। युक्तेश्वर गिरिजी के कठोर अनुशासन, संयम और स्नेह की छाया में मुकुंद जो बालक था, जिस बालक का नाम मुकुंद था, उसमें योगानंद का दिव्य रूप साकार होने लगा। मतलब मुकुंद बड़ा होते होते वह भी एक संत रूप, उन्होंने भी संत रूप ग्रहण कर लिया और उनका नाम हो गया योगानंद। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, योग करने में जैसे आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे योगानंद। अध्यात्म के साथ मुकुंद ने प्रारंभिक तथा उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ अपने अध्यात्म की प्यास बुझाने के साथ साथ उन्होंने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। अपने सदगुरु की इच्छा अनुसार सन 1914 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तथा सन 1920 में मुकुंद यानी योगानंद अमेरिका के बोस्टन में आयोजित धर्म की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि बनकर चले गए। सन 1920 में
योगानंद जी अमेरिका के बोस्टन में एक धर्म की अंतर्राष्ट्रीय सभा आयोजित होने वाली थी, उसमें भाग लेने के लिए वे भारत का प्रतिनिधि बनकर चले गए और इसके साथ ही अमेरिका एक प्रकार से उनका घर बन गया और वहाँ जाने के बाद वे वहीं रहने लग गए, या अमेरिका एक प्रकार से उनका घर ही बन गया, उनका वहाँ बराबर आना जाना होता रहा। करीब 5 वर्ष पश्चात योगानंद ने आत्मानुभूति मुख्यालय के साथ फेलोशिप की स्थापना कर अध्यात्म को जनोन्मुखी बनाया। 5 वर्ष पश्चात उन्होंने आत्मानुभूति मुख्यालय जो था उसके साथ फेलोशिप की स्थापना करके, फेलोशिप का आशय होता है एक ऐसी वित्तीय सहायता जो अनुसंधान करने वाले छात्रों या संस्थाओं को समय समय पर प्रदान की जाती है। तो यहाँ योगानंद जी ने भी आत्मानुभूति मुख्यालय के साथ फेलोशिप की स्थापना करके, चाहे तो वैसी फेलोशिप या एक मैत्री भाव से मित्रता और सहयोग की स्थापना करके अध्यात्म को जनोन्मुखी बनाया। मतलब साधारण जनता के लिए भी वह अध्यात्म एक सुलभ या सुगम ज्ञान प्राप्त हो सके अध्यात्म का, ऐसा उन्होंने बनाया ताकि सामान्य मनुष्य के मन में भी अध्यात्म को लेकर के जो भी जिज्ञासा हो, जो भी रुचि हो या जो भी जानना चाहते हो वह उन्हें जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। गुरु से प्राप्त क्रिया योग की दीक्षा जिज्ञासु जनों को दी। उन्होंने गुरु से प्राप्त जो भी दीक्षा थी, जो भी उनका ज्ञान था या क्रियात्मक व्यवहार था या योग क्रिया की जो भी जानकारी थी वह उन्होंने जिज्ञासु जनों को भी प्रदान की। जो भी अध्यात्म वृत्ति के जिज्ञासु थे उन्हें भी वह क्रिया योग की दीक्षा दी। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की जिसमें योगी कथामृत विश्व की बहुचर्चित और सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाओं में से रही है। योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है योगी कथामृत। वह विश्व की बहुचर्चित, माने विश्व में सभी के चर्चा का विषय रही, सभी लोगों के बीच चर्चित हुई और सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाओं में से स्थान है उनका। 7 मार्च 1952 को योगानंद का आध्यात्मिक देह त्याग समूचे विश्व और विज्ञान के लिए आश्चर्य तथा चर्चा का विषय रहा। 7 मार्च 1952 को योगानंद जी ने अपनी देह त्याग कर दी और उनका यह दिवस समूचे विश्व के लिए और विज्ञान के लिए बहुत ही आश्चर्य और चर्चा का विषय बन गया। इनका देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी कई श्रेष्ठ महानुभावों से घनिष्ठ संपर्क रहा, जिनमें भारतीय महापुरुषों में महात्मा गांधी, सर जगदीश चंद्र बोस तथा विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर मुख्य थे। योगानंद जी के देश में ही नहीं बल्कि मतलब देश के ही श्रेष्ठ महानुभावों से संपर्क नहीं रहा बल्कि विदेश में भी कई विद्वानों से और उच्च कोटि के महान हस्तियों से उनका संपर्क और संबंध रहा। भारत में महात्मा गांधी, सर जगदीश चंद्र बोस और विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में वे रहे। पाठ परिचय जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इससे पढ़ने वाला पाठ, जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मूल भाव हमें पता चल जाता है ताकि पाठ को समझने में आसानी रहती है। तो भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस परमहंस योगानंद की आत्मकथा योगी कथामृत में से लिया गया अंश है। जो अंश हम पढ़ेंगे भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में, वह परमहंस योगानंद की जो आत्मकथा थी जो उन्होंने लिखी उसमें उस योगी कथामृत में से लिया गया अंश है। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और वे उनके संपर्क में थे, घनिष्ठ संपर्क में थे, तो उनके बारे में जो भी उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा उसी आत्मकथा में से यह अंश यहाँ लिया गया है। अध्यात्म भाव से प्रेरित मुकुंद जिज्ञासावश जगदीश चंद्र बोस से साक्षात्कार करते हैं। उनके ऋषि तुल्य वैज्ञानिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनकी प्रयोगशाला के उद्घाटन अवसर पर और बाद में भी मिलते हैं। वे जिज्ञासावश मतलब जगदीश चंद्र बोस को उनके व्यक्तित्व को जानने की उनके मन में इच्छा थी, इसलिए वे उनसे साक्षात्कार करते हैं। मतलब साक्षात्कार करना मतलब उससे मिलना, उनसे साक्षात प्रत्यक्ष मिलते हैं और उनके ऋषि तुल्य वैज्ञानिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ऋषियों के समान, महान ऋषि या तपस्वी के समान उनका जो व्यक्तित्व था उससे प्रभावित होकर वे उनकी प्रयोगशाला के उद्घाटन के अवसर पर भी जाते हैं और बाद में भी उनसे मिलते रहते हैं तथा दोनों की घनिष्ठता आत्मा के स्तर तक पहुंच जाती है। जब दोनों का मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर समान था तो दोनों की जो घनिष्ठता थी, जो मित्रता थी, जो अंतरंग संबंध था वह बिल्कुल आत्मीयता के स्तर तक पहुंच जाता है। बोस ने प्रयोगशाला में फर्ण के पौधे तथा टिन के धातु पत्र में क्रेस्कोग्राफ के माध्यम से प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है तथा उनका जीवन विभिन्न भावनाओं से युक्त होता है। बोस ने अपने आविष्कार से प्रयोगशाला में फर्ण के पौधे और टिन के धातु पत्र में जो उनका आविष्कार था क्रेस्कोग्राफ, उसके माध्यम से प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। पेड़ पौधे निर्जीव नहीं होते बल्कि उनमें भी प्राण होते हैं और उनमें वेदना अनुभव करने वाला स्नायु तंत्र होता है और उनका जीवन
विभिन्न भावनाओं से युक्त होता है। जिस प्रकार हमारे जीवन में, हमारे हृदय में भावनाएं होती है, वैसे ही पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती है। यहाँ तक कि टिन धातु के पत्र में भी संवेदना का संचार होता है। उन्होंने प्रयोगों के द्वारा यह प्रमाणित किया कि टिन धातु मतलब धातुओं में भी संवेदना का संचार होता है। प्राणियों में, पेड़ पौधों में ही नहीं बल्कि धातु में भी संवेदना होती है। जगदीश चंद्र बोस के समाष्टि मूलक उदात्त विचार तथा जड़ चेतन के प्रति एकात्म भाव तथा संवेदना वर्तमान विश्व के प्रस्तर तुल्य जीवन में स्नेह और सरसता का संचार करेगी। यही इस आत्मकथांश का मूल स्वर है। वर्तमान विश्व, वर्तमान समय में दुनिया में जो हम पत्थरों जैसा जीवन जी रहे हैं, पत्थर मतलब बिल्कुल संवेदनहीन होकर के, हैवानों जैसा मानवता विहीन होकर के जो हम जीवन जी रहे हैं, तो जगदीश चंद्र बोस के ये समाष्टि मूलक उदात्त विचार जो वो पूरे संसार को लेकर के या पूरे संसार के प्रति जो उनके मन में उदारता और उदात्तता थी और ऐसे उदात्त विचार थे वे, और जड़ चेतन के प्रति जो एकात्म भाव था और संवेदनशीलता जो उनमें थी, वह हमारे लिए या हम लोगों में भी स्नेह और सरसता का संचार करेगी। यही इस आत्मकथा के अंश का मूल स्वर है। अर्थात हमारे प्रस्तर जैसे हृदयों में पेड़ पौधों के प्रति, धातुओं के प्रति संवेदना जगाने के लिए यह पाठ हमारे पढ़ने के लिए संकलित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अब आगे, पाठ पढ़ते हैं अब। जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी से पहले ही कर लिया था। यह उत्तेजक टिप्पणी सुनकर मैं रास्ते के किनारे खड़े होकर विज्ञान विषयक चर्चा कर रहे प्राध्यापकों के एक दल के पास जाकर खड़ा हो गया। लेखक महोदय कहीं से गुजर रहे थे, रास्ते में उन्होंने ये शब्द सुने, ये वाक्य सुना, ये उत्तेजक टिप्पणी सुनी जो कोई उत्तेजित होकर के बोल रहा था कि जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी से पहले ही कर लिया था। विश्व जानता है कि मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया, लेकिन वे व्यक्ति जो थे बोलने वाले, वे बता रहे थे कि नहीं, जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी से पहले ही कर लिया था। और यह टिप्पणी सुनकर लेखक महोदय जो रास्ते से गुजर रहे थे, वे भी किनारे खड़े होकर उन प्राध्यापकों के पास जाकर खड़े हो गए। यदि उनमें सम्मिलित होने के पीछे मेरी भावना जाति के अभिमान की थी तो मुझे उसका खेद है। वे कह रहे हैं कि उस ग्रुप में, उस समूह में शामिल होने के पीछे मेरी भावना जाति के अभिमान की नहीं थी। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे उसका खेद है। भारत न केवल गूढ़ चिंतन में वरन भौतिक विज्ञान में भी प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इस बात के प्रमाण में अपनी गहरी अभिरुचि को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। लेखक महोदय को इस बात में गहरी रुचि थी, भारत के लिए, भारत को लेकर के, कि भारत न केवल गूढ़ चिंतन करने में, कि भारत नाना प्रकार के रहस्यों का उद्घाटन कर सकता है अपने चिंतन और मनन के द्वारा, बल्कि इसके साथ ही वह भौतिक विज्ञान में भी प्रमुख भूमिका निभा सकता है। भौतिक विज्ञान में भी कई खोजें, अनुसंधान और आविष्कार कर सकता है। इस बात के प्रमाण में अपनी गहरी अभिरुचि को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। मतलब उनकी गहरी अभिरुचि इस बात में थी कि भारत बहुत चिंतनशील है और वह भौतिक विज्ञान में भी भूमिका निभा सकता है। इस बात में लेखक को रुचि थी और वे इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? लेखक महोदय ने पूछा। तो प्राध्यापक महोदय ने प्रसन्नतापूर्वक स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण दिया मतलब स्पष्ट जवाब दिया, या अपनी जो बात थी उसको स्पष्ट रूप से कहा और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक कि वायरलेस कोहिरर और विद्युत तरंगों की वक्रता दर्शाने वाले एक यंत्र का आविष्कार सबसे पहले बोस ने किया था। कि वायरलेस कोहिरर और विद्युत तरंग की वक्रता जो यंत्र दर्शाता था, उस यंत्र का आविष्कार सबसे पहले बोस ने किया। जो यंत्र दर्शाता है उसका आविष्कार सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस ने किया था। लेकिन इस भारतीय वैज्ञानिक ने अपने आविष्कारों से कोई आर्थिक लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की। लेकिन यह वैज्ञानिक इतना आध्यात्म वृत्ति का था, इतना तटस्थ और निश्चल मनोवृत्ति के थे, इतने विरक्त भावों से युक्त थे कि उन्होंने अपने आविष्कारों से कभी भी किसी भी तरह का यश या प्रशंसा प्राप्त करने की भी कामना नहीं की और न ही आर्थिक लाभ उठाने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने इस आविष्कार की जानकारी ही नहीं दी। उन्होंने आविष्कार तो किया लेकिन इस आविष्कार के बारे में संसार को नहीं बताया। शीघ्र ही उन्होंने अपना ध्यान अजैव से जैव जगत की ओर मोड़ दिया। जिस अजैव जगत से वे जुड़े हुए थे वहाँ से अपना ध्यान उन्होंने जैव जगत की ओर मोड़ दिया। वनस्पति शास्त्रज्ञ के रूप में, वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता के रूप में, विद्वान के रूप में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी आविष्कार उनके भौतिक विज्ञानी के रूप में किए गए मौलिक आविष्कारों से भी कहीं अधिक बढ़ चढ़कर है।
जगदीश चंद्र बोस पहले भौतिक विज्ञानी थे और भौतिक विज्ञान में उन्होंने खोज और आविष्कार किए, लेकिन वनस्पति शास्त्रज्ञ के रूप में उन्होंने जो आविष्कार किए वे इतने क्रांतिकारी और बढ़ चढ़ करके हैं कि भौतिक विज्ञान के आविष्कार जो हैं उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। मेरे ज्ञान में वृद्धि करने वाले प्राध्यापक महाशय का मैंने विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया कि उनको जानकारी देने के लिए प्राध्यापक महोदय का लेखक महोदय ने धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा, यह महान वैज्ञानिक प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेरे सहाध्यापक हैं। प्राध्यापक महोदय ने लेखक को जानकारी दी कि ये महान वैज्ञानिक जो हैं वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेरे साथ ही अध्यापक हैं। दूसरे ही दिन मैं उस ऋषि तुल्य महान ज्ञानवेत्ता से मिलने उनके घर गया जो मेरे घर के पास ही था। इसका मतलब लेखक महोदय जगदीश चंद्र बसु को पहले से ही जानते थे, उन्हें देखते थे, इसलिए वे उस ऋषि तुल्य मतलब ऋषियों से तुलना की जाए ऐसे महान ज्ञानवेत्ता, ऐसे महान विद्वान से मिलने लेखक उनके घर पहुंचे जो उनके पास ही था उनका घर। लंबे समय से मैं दूर से ही उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता आ रहा था। बहुत लंबे समय से वे दूर से उनको देखते थे और उनके प्रति उनके हृदय में श्रद्धा भाव पैदा हो रहा था। गंभीर, प्रशांत और एकांत प्रेमी वनस्पति शास्त्रज्ञ ने शिष्टतापूर्वक मेरा स्वागत किया। जब वे उनके घर पहुंचे तो वैज्ञानिक महोदय ने, जो बड़े ही स्वभाव से गंभीर थे, शांत थे और एकांत प्रेमी, ऐसे वनस्पति शास्त्रज्ञ ने बहुत ही शिष्टाचार से उनका स्वागत किया। उनकी आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी। वे घने केश, विस्तीर्ण ललाट और स्वप्निल नेत्रों के रूपवान व्यक्ति थे। वे घने केशों वाले, चौड़े माथे वाले और स्वप्न या कल्पनाओं से भरे हुए नेत्रों के एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति थे और जिनकी उम्र 50 से 60 के बीच थी। उनका शरीर भी सुगठित था और बोलने में उनका विशुद्ध उच्चारण उनके शुरू से ही वैज्ञानिक स्वभाव को दर्शाता था। वे इतना शुद्ध उच्चारण करते थे, बात करते समय या बात करने में उनकी भाषा शैली इतनी स्पष्ट थी और इतनी विशुद्ध थी कि इससे उनके वैज्ञानिक स्वभाव का पता चलता है, अर्थात वे कितने अनुशासित और व्यवस्थित व्यक्ति थे। पश्चिम की वैज्ञानिक सोसाइटियों की सभाओं से भाग लेकर मैं हाल ही में वापस आया हूँ। मेरे द्वारा आविष्कृत जीवन की अविभाज्य एकता दर्शाने वाले उपकरणों में उनके सदस्यों ने गहरी रुचि दिखाई। तब वैज्ञानिक महोदय ने कहा, जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि पश्चिम की वैज्ञानिक सभाओं की, वैज्ञानिक सोसाइटियों की या वैज्ञानिक संस्थाओं की सभाओं में भाग लेकर मैं हाल ही मतलब मैं अभी वापस आया हूँ या इन्हीं दिनों में वापस आया हूँ। मेरे द्वारा आविष्कृत जीवन के अविभाज्य एकता दर्शाने वाले उपकरणों में उन्होंने जिस उपकरण का आविष्कार किया था, जीवन के अविभाज्य एकता दर्शाने वाले जिन उपकरणों का बोस जी ने आविष्कार किया था, उनमें उन सदस्यों ने मतलब जिन संस्थाओं की सभाओं में उन्होंने भाग लिया था, उनके सदस्यों ने गहरी रुचि दिखाई। बोस क्रेस्कोग्राफ की परिवर्धन शक्ति 1 करोड़ गुना है। उन्होंने बताया कि मैंने जिस यंत्र का आविष्कार किया है या जिस यंत्र को बनाया है क्रेस्कोग्राफ, वह किसी भी वस्तु या पदार्थ की परिवर्धन शक्ति मतलब उसको 1 करोड़ गुना बढ़ाकर दिखाता है। माइक्रोस्कोप तो केवल कुछ सहस्त्र गुना ही परिवर्धन करता है। माइक्रोस्कोप से हम कोई चीज़ देखें तो वह केवल 1000 गुना ही बड़ी दिखाई देती है, लेकिन मेरे क्रेस्कोग्राफ से वह करोड़ गुना बड़ी दिखाई देती है। फिर भी उसने जीव विज्ञान को तीव्र गति प्रदान कर दी। जीव विज्ञान में प्राण फूंक दिए कि माइक्रोस्कोप ने जो केवल 1000 गुना ही रूप बढ़ा करके दिखाता है, फिर भी उसने जीव विज्ञान को तीव्र गति प्रदान कर दी और जीव विज्ञान में प्राण फूंक दिए, ऊर्जा फूंक दी। उससे जीव विज्ञान में प्रयोग करने के रास्ते खुल गए। लेकिन क्रेस्कोग्राफ जो 1000 करोड़ गुना रूप बढ़ाकर दिखाता है, वह और भी ज़्यादा मार्ग खोल देता है। सर, आपने विज्ञान की अमूर्त बाहों से पूर्व और पश्चिम के आलिंगनबद्ध होने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बहुत कुछ किया है। लेखक महोदय की भाषा यहाँ बड़ी ही अलंकारिक है कि आपने विज्ञान की अमूर्त बाहों से मतलब विज्ञान जो एक मूर्त रूप नहीं है विज्ञान का, या विज्ञान ऐसा विषय है जो दिखाई नहीं देता या मतलब एक अमूर्त भाव है, तो विज्ञान के क्षेत्र में आपने पूर्व और पश्चिम के मतलब पूर्व माने भारत के और पश्चिम माने पश्चिम के देशों के वैज्ञानिकों को एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए जिस तरह से आपने उनके कार्य करने की प्रक्रिया को तेज किया अपने आविष्कारों के माध्यम से, मतलब आपने ऐसे आविष्कार किए हैं या आपने जो भी काम किया है जिससे भारत के और पाश्चात्य देशों के वैज्ञानिक मिलकर के अनुसंधान, प्रयोग और आविष्कार कर सकते हैं, इस क्षेत्र में आपने बहुत कुछ किया है। तो जगदीश चंद्र बोस ने बताया, मेरी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई। प्रयोगों के आधार पर ही किसी भी सिद्धांत की सूक्ष्म से सूक्ष्म जाँच करने की पाश्चात्य पद्धति कितनी सराहनीय है। वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में या कैम्ब्रिज में वे पढ़े और वे कह रहे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता में या पश्चिमी देशों में
प्रयोगों के आधार पर किसी भी सिद्धांत की जांच पड़ताल की जाती है। पाश्चात्य पद्धति ऐसी है जो केवल सुनकर या देखकर किसी बात को नहीं मानती, वह प्रयोगों के द्वारा जांच पड़ताल करती है और प्रमाणित होने पर ही उसको स्वीकार करती है। तो वे उस पद्धति की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं, यह प्रयोग मूलक कार्य पद्धति मुझे अपनी पौर्वात्य विरासत माने पूर्व की विरासत, पूर्वी देशों की विरासत, और हम हैं पूर्वी देश, तो हमारी भारतीय विरासत में जो भारत की पद्धति क्या है, आत्म परीक्षण की क्षमता के साथ जुड़कर और भी अधिक प्रभावी हो गई। पौर्वात्य विरासत में मिली आत्म परीक्षण की क्षमता, हमारी प्रवृत्ति है या हमारी पद्धति आत्म परीक्षण करना, चिंतन करना, मनन करना। हम आत्म परीक्षण से ही चीज़ों को समझ लेते हैं, जांच लेते हैं, और पश्चिम में प्रयोगों के द्वारा जांचा जाता है। तो वे कह रहे हैं इन दोनों ही पद्धतियों ने मिलकर के, मतलब इन दोनों ही पद्धतियों के मिलने से ये क्षमता और भी अधिक प्रभावी हो गई। इन दोनों की युति ने मुझे दीर्घकाल से बोल रहे प्रकृति जगत के मौन को तोड़ने में समर्थ बनाया। आत्म परीक्षण क्षमता और प्रयोगमूलक कार्य पद्धति, इन दोनों के संयोग ने, इन दोनों के साथ प्रयोग ने मुझे दीर्घकाल से, लंबे समय से जो प्रकृति जगत, जो मौन है, जो चुप है, जो खामोश है, प्रकृति तो खामोश ही रहती है, प्रकृति ऐसे थोड़ी बोलती है, लेकिन इसके मौन को तोड़ने में जगदीश चंद्र बोस कैसे सफल हुए? अपने आत्म परीक्षण की क्षमता से और प्रयोगमूलक पद्धति दोनों के योग से। सारे भेद खोल देने वाले मेरे क्रेस्कोग्राफ के रेखा चित्र प्रमाण है। प्रकृति जगत के भेद खोल देने वाले मेरे क्रेस्कोग्राफ के रेखा चित्र, मतलब क्रेस्कोग्राफ से उन्होंने जो भी रेखा चित्र लिए हैं प्रयोग के द्वारा प्रकृति के, पेड़ पौधों के, तो वे कह रहे हैं कि संदेह करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कि पेड़ पौधों में भी संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है और उनका जीवन विभिन्न भावनाओं से युक्त भी होता है, वे मेरे रेखा चित्र देख करके जान सकते हैं। अगर किसी को संदेह हो तो क्रेस्कोग्राफ से लिए गए रेखा चित्र प्रमाण देते हैं कि पेड़ पौधों में भी संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है। पेड़ पौधों में भी स्नायुओं का, नसों का ऐसा जाल होता है जो वेदनाओं को, भावनाओं को महसूस करती है और किसी और के द्वारा किए गए व्यवहार की प्रतिक्रिया भी व्यक्त करती है। पेड़ पौधों का जीवन भी विभिन्न भावनाओं से युक्त होता है। प्रेम, घृणा, आनंद, भय, सुख, दुख, मूर्छा और अन्य उत्तेजनाओं के प्रति असंख्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं की भावानुभूति जिस प्रकार सब प्राणियों को होती है, उसी प्रकार सब पेड़ पौधों को भी होती है। कि जिस प्रकार सभी प्राणियों को, जो भी संसार में प्राणी जगत है, सजीव जगत है, उनमें प्रेम, घृणा, आनंद, भय मने डर, सुख, दुख, मूर्छा मने बेहोशी और अन्य उत्तेजनाओं के प्रति असंख्य प्रकार की प्रतिक्रिया जैसे प्राणियों में होती है, और जिस प्रकार भावों की अनुभूति वे करते हैं उसी तरह से पेड़ पौधों में भी होती है। पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती है, वे भी भावनाओं को अनुभव करते हैं और दूसरों के व्यवहार की वे अपनी भावनाओं के द्वारा प्रतिक्रिया भी देते हैं। सर, आपके इस क्षेत्र में आगमन से पहले तो सारी सृष्टि में व्याप्त जीवन की अद्वितीय धड़कन एक कवि की कल्पना मात्र लगती होगी। तो लेखक महोदय कह रहे हैं कि सारी सृष्टि में जो जीवन की धड़कन व्याप्त है, सब ये तो समझते हैं कि प्राणियों में, मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में तो प्राण होते हैं, संवेदनाएं होती है, लेकिन पेड़ पौधों में भी होती है। यह बात अभी तक कवियों की कल्पना मात्र ही लगती थी आपके आगमन से पहले, क्योंकि कवि अपनी कविताओं में पेड़ पौधों का, फूलों का, पत्तियों का जिक्र करते थे, चित्रण करते थे, किसी भी रूप को लेकर के, नायिका के सौंदर्य को लेकर के या किसी भी बात को लेकर के। तो वे कह रहे हैं कि अभी तक तो ये सब चीज़ें कवि की कल्पना मात्र ही लगती थी। कब? आपके आने से पहले, मतलब आपने जब से ये बताया है, जब से आपने आविष्कार किया है या ये जानकारी दी है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, आपके आने से पहले ये केवल कवि की कल्पनाएं थी, लेकिन अब यह सत्य लगता है या सत्य हो गया है। एक संत को मैं कभी जानता था जो कभी कोई फूल नहीं तोड़ते थे। वे बताने लगे कि एक संत जिनको मैं जानता था वे कभी कोई फूल नहीं तोड़ते थे। क्यों? क्योंकि वे कहते थे गुलाब के पौधे से मैं उसका सौंदर्य अभिमान कैसे छीन लूँ। गुलाब के पौधे पर जो सुंदर गुलाब लगे हुए हैं और उन सुंदर गुलाबों की वजह से वह अभिमान करता है या उस सुंदर गुलाबों की वजह से वह गर्व करता है गुलाब का पौधा, तो मैं फूलों को तोड़ करके उसके इस अभिमान को कैसे छीन लूँ, अपनी उद्दंडता से उसे विवस्त्र करके उसके आत्मसम्मान को धक्का कैसे पहुँचूँ। अपनी उद्दंडता मैंने अपनी बदतमीजी या अपनी उद्दंड प्रवृत्ति से मैं गुलाब के फूलों को तोड़ करके उस पौधे के आत्मसम्मान को चोट कैसे पहुँचाऊँ। उनके इन सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को आपके आविष्कारों ने अक्षरशः यथार्थ सिद्ध कर दिया है। अर्थात उन संत का भी कहना यही था, उन संत का भी यही मानना था कि पेड़ पौधों में, फूलों में, पत्तों में जान होती है, ये सजीव होते हैं, इनमें प्राण होते हैं, इनमें संवेदना होती है, इसीलिए वे इनको तोड़ना
तोड़ना नहीं चाहते थे या कभी नहीं तोड़ते थे, और उनके इन सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को आपके आविष्कारों ने अक्षरशः सत्य सिद्ध कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है कि पेड़ पौधों में जान होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कवि सत्य से अंतरंग होता है। अब जगदीश चंद्र बोस कह रहे हैं कि कवि सत्य से अंतरंग होता है, जबकि वैज्ञानिक अजीबोगरीब ढंग से उस तक पहुंचने का प्रयास करता है। कि कवि तो सत्य से अंतरंग होता है, मतलब कवि अपनी प्रवृत्ति से ही, अपनी मेधा से सत्य को पहचान लेता है, समझ लेता है, वह सत्य से प्रारंभ से ही घनिष्ठ होता है। लेकिन वैज्ञानिक जो होते हैं वे बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से प्रयोग करके उस सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, और वे प्रयोग करके ही उस सत्य को मानते हैं। किसी दिन मेरी प्रयोगशाला में आकर क्रेस्कोग्राफ के असंदिग्ध प्रमाणों को देख लो। लेकिन उन्होंने योगानंद जी को निमंत्रण दिया कि आप किसी भी दिन मेरी प्रयोगशाला में आकर के क्रेस्कोग्राफ के असंदिग्ध प्रमाणों को देख लीजिए, कि मैंने क्रेस्कोग्राफ से जो भी प्रयोग किए हैं, जो भी रेखाचित्र बनाए हैं या जो भी रेखाचित्र खींचे हैं, उनको आप असंदिग्ध प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। मतलब फिर आप भी कोई संदेह नहीं करेंगे कि पेड़ पौधों में जान होती है, यह प्रमाण आपको मिल जाएंगे। कृतज्ञतापूर्वक मैंने आमंत्रण स्वीकार कर उनसे विदा ली। कृतज्ञतापूर्वक मतलब उनका आभार व्यक्त करते हुए लेखक महोदय उनसे विदा हुए। बाद में मैंने सुना कि उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया है और अब वे कोलकाता में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। वैज्ञानिक महोदय ने उन्हें निमंत्रण दिया, लेकिन वे उसके घर नहीं पहुंचे या घर नहीं गए, उससे पहले ही उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया, और ये सुनने में आया कि वे कोलकाता में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। जब बॉस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ तब मैं उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित था। तो जब बोस इंस्टीट्यूट स्थापित हो गया और उसके उद्घाटन का समारोह हो रहा था, तब लेखक महोदय भी वहाँ गए। सैकड़ों उत्साही लोग संस्थान के परिसर में इधर से उधर घूम रहे थे। वे भी उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे, मतलब निमंत्रित थे। सैकड़ों उत्साही लोग जो सर जगदीश चंद्र बोस से संबंधित थे, विज्ञान में जिनकी रुचि थी और इस उद्घाटन के अवसर पर जो बड़े प्रसन्न थे, वे बहुत ही उत्साह से संस्थान के परिसर में, माने प्रांगण में, मैदान में इधर से उधर घूम रहे थे। विज्ञान के इस नए पीठ की कलात्मकता और आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता को देखकर मैं मुग्ध हुआ। जब लेखक महोदय उस इंस्टीट्यूट में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विज्ञान का जो ये नया संस्थान है, ये जो नई पीठ है, वह बड़ा ही कलात्मक ढंग से निर्मित हुआ है और आध्यात्मिक प्रतीकों को भी स्थान स्थान पर चित्रित किया गया है या प्रतीकों का उपयोग किया गया है। तो वहाँ की कलात्मकता और आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता देखकर लेखक महोदय बड़े मुग्ध हुए, प्रसन्न हुए, मोहित हुए, आकर्षित हुए। उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसका प्रवेश द्वार सुदूर स्थित किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष है। प्रवेश द्वार मतलब उस संस्थान का, उस इंस्टीट्यूट का प्रवेश द्वार जो था वह ऐसा लगता था जैसे दूर स्थित किसी मंदिर का अवशेष, प्राचीन मंदिर का अवशेष। कमलों से भरे एक जल कुंड के पीछे स्थित मशालधारी स्त्री मूर्ति नारी के लिए अमर प्रकाश दात्री के रूप में भारत के आदर को सूचित करती है। वहीं एक जलकुंड बना हुआ था जिसमें कमल भरे हुए थे और उस जलकुंड के पीछे एक स्त्री की मूर्ति थी, एक स्त्री मूर्ति बनी हुई थी जिसके हाथों में मशाल थी, मतलब जिसने मशाल धारण कर रखी थी। वह स्त्री मूर्ति इस बात का प्रतीक थी कि भारत में नारी ज्ञान की प्रतीक है, ज्ञान का प्रकाश देने वाली है और भारत में आदर की पात्र है। वह मूर्ति यह भी प्रेरित कर रही थी या यह भी प्रेरणा दे रही थी जैसे कि महिलाओं आओ विज्ञान में तुम भी हिस्सा लो और इस देश के गौरव को बढ़ाओ। मतलब इस देश में विदुषी महिला, वैज्ञानिक महिला या जो महिलाएं हैं वह ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली है और पूरे भारत के आदर और सम्मान की पात्र है, यह बात सूचित करती थी। एक उद्यान में अगोचर ब्रह्म को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। उसी इंस्टीट्यूट में एक उद्यान भी बना हुआ है जिसमें अगोचर ब्रह्म, अगोचर माना जो दिखाई नहीं देता, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे अगोचर ब्रह्म को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है और मंदिर में मूर्ति विहीन रिक्त स्थान ईश्वर की निराकारता को सूचित करता है। और जब मंदिर को देखा गया तो मंदिर में मूर्ति नहीं थी, मूर्ति विहीन, तो मंदिर में मूर्ति से रहित खाली स्थान ईश्वर के निराकार स्वरूप को व्यक्त करता है। और इससे ये पता चलता है कि जगदीश चंद्र बोस की अगोचर ब्रह्म में ईश्वर के निराकार रूप में आस्था है। ठीक है,
इस उद्घाटन के महान अवसर पर सर जगदीश चंद्र बोस का भाषण ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे किसी अंतः प्रेरित प्राचीन ऋषि के मुख निसृत हो रहा हो, प्राचीन ऋषि के मुख से निसृत हो रहा हो। उद्घाटन के अवसर पर जब जगदीश चंद्र बोस भाषण दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर ही कोई ऋषि बैठा हुआ है, उनके अंदर ही कोई ऋषि है और उनके मुख से यह भाषण जो है वह झर रहा है। ये जो भाषण जो जगदीश चंद्र बोस दे रहे थे वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी ऋषि के मुख से उपदेश बह रहा है या उपदेश की धारा, भाषण की धारा प्रवाहित हो रही है। इस संस्था को मैं आज केवल एक प्रयोगशाला के रूप में नहीं वरन एक मंदिर के रूप में समर्पित करता हूँ। जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि इस संस्था को मैं केवल प्रयोगशाला के रूप में नहीं बल्कि एक मंदिर के रूप में समर्पित करता हूँ। उनके लिए ये प्रयोगशाला केवल प्रयोगशाला नहीं, एक पवित्र मंदिर का स्थान रखता था, एक पवित्र मंदिर का महत्व रखता था। उनकी आदरणीय महानता खचाखच भरे सभागृह पर एक अदृश्य चादर के समान छा गई। खचाखच भरा हुआ था जो सभागृह, उसमें सभी बैठे हुए व्यक्तियों पर सर जगदीश चंद्र बोस का इतना प्रभाव था, उनकी महानता के प्रति इतना आदर भाव था कि सभी एकदम शांत निस्तब्ध होकर उनके भाषण को सुन रहे थे। अदृश्य चादर के समान उनकी महानता छा गई, मतलब उनकी महानता के सामने, उनकी विद्वत्ता के सामने, उनकी भावनाओं के सामने पूरा सभागृह नतमस्तक था। अपनी खोज में मैं कब पदार्थ विज्ञान और प्रकृति विज्ञान के सीमा क्षेत्र में पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। सर जगदीश चंद्र बोस पहले पदार्थ विज्ञान में रुचि रखते थे और पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में ही अनुसंधान कर रहे थे, लेकिन कब वे पदार्थ विज्ञान की सीमाओं से निकलकर प्रकृति विज्ञान के क्षेत्र में प्रविष्ट हो गए इसका उन्हें भी पता नहीं चला। मेरा आश्चर्य बढ़ता ही गया जब मैंने देखा कि सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की सीमा रेखाएं मिटती जा रही है। पहले वे निर्जीव जगत पर अध्ययन कर रहे थे और जब उनका ध्यान गया सजीव जगत की ओर गया और उन्होंने देखा कि निर्जीव जगत में भी कुछ सजीवता है या निर्जीव जगत भी निर्जीव नहीं है, तो उनका आश्चर्य बढ़ता ही गया और स्पर्श बिंदु उभरते जा रहे हैं और उन्हें लगा कि निर्जीव को भी जब हम स्पर्श करते हैं तो वे भी सजीव की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसा उन्हें महसूस हुआ और इसलिए उनका आश्चर्य बढ़ता गया। मैंने देखा कि निर्जीव जगत निष्क्रिय नहीं था, वह तो असंख्य शक्तियों के प्रभाव में पुलकित हो रहा था। उन्होंने यह देखा, यह महसूस किया, अपने चिंतन और परीक्षण के द्वारा यह जाना कि जिसे हम निर्जीव जगत कहते हैं, जिसे हम निष्क्रिय कहते हैं, वह निष्क्रिय नहीं था और निर्जीव नहीं था, बल्कि उसके भीतर भी असंख्य शक्तियाँ थीं जो हिलोर लेती रहती थी, पुलकित होती रहती थी। यह असंख्य शक्तियाँ अंदर सक्रिय रहती है। सब में एक समान प्रतिक्रिया धातु, वनस्पति और प्राणी को एक ही सामान्य नियम में बांधती प्रतीत हुई। उन्हें लगा कि जब निर्जीव जगत भी निर्जीव नहीं है और वह सजीव की तरह प्रतिक्रिया करता है, तो उन्हें ऐसा लगा कि एक समान प्रतिक्रिया धातु, वनस्पति और प्राणी को एक सामान्य नियम में बांध देती है। मतलब इन तीनों पर ही एक सामान्य नियम ही लागू होता है। प्राणी, वनस्पति और धातु, इनमें कोई अंतर नहीं है। वे सब थकान और खिन्नता के तत्वतः एक समान लक्षण प्रदर्शित करते थे। जिस तरह से प्राणी या मनुष्य थक जाता है तो किस तरह से थकान और खिन्नता, मतलब थकान और खीज या उदासी जो उनके चेहरे से या शरीर से प्रदर्शित होती है, वही वनस्पति और धातु से भी प्रदर्शित होती है। मतलब मनुष्य या प्राणी जिस प्रकार थकान होने पर या थक जाने पर जैसा दिखाई देता है या थक जाने पर जो खिन्नता या उदासी के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं, वैसे ही लक्षण वनस्पति और धातु में भी उन्होंने देखे, जिनमें पुनः तरोताज़ा और हर्षोत्फुल्ल होने की संभावनाएं भी बनी रहती थी। और जिस प्रकार मनुष्य या प्राणी विश्राम करके तरोताज़ा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही जब पेड़ पौधों को, वनस्पति को और धातुओं को भी विश्राम दिया जाता है, कुछ समय के लिए उन्हें स्थिर छोड़ दिया जाता है, तो वे भी बाद में तरोताज़ा होकर प्रसन्न दिखाई देते हैं। ऐसा जगदीश चंद्र बोस को अनुभव हुआ, उन्हें लगा या उन्होंने देखा। मृत्यु के साथ जुड़ी हुई स्थायी प्रतिक्रियाहीनता के प्रदर्शन में भी सब एक समान थे कि जब मनुष्य की या प्राणी की मृत्यु होती है तो किस प्रकार वह प्रतिक्रियाहीन हो जाता है, बिल्कुल निश्चल हो जाता है। वैसा ही प्रदर्शन उन्होंने वनस्पति और धातु में भी देखा कि जब उनकी मृत्यु हो गई या जब वे समाप्त हो गए, जब उनकी संवेदनाएं समाप्त हो गई, तो वे भी प्राणियों या मनुष्य की तरह ही प्रतिक्रियाहीन हो गए। इस विराट सामान्यत्व से विस्मय विभोर होकर मैंने बहुत बड़ी आशा के साथ
अपने प्रयोगों के परिणामों को रॉयल सोसाइटी के समक्ष रखा। तो इस प्रकार उन्होंने जब अपने परीक्षणों के द्वारा जो उन्होंने ज्ञात किया, जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला, तो वह सामान्य नियम उससे विस्मित और विभोर होकर, मतलब वे बड़े आश्चर्यचकित हुए और प्रसन्नता से भाव विभोर भी हो गए। लेकिन उन परिणामों को जब बहुत ही आशा के साथ उन्होंने रॉयल सोसाइटी के समक्ष रखा, लेकिन वहाँ उपस्थित प्रकृति विज्ञानियों ने मुझे उनके लिए सुरक्षित क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने के बदले उस पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र तक ही अपने अनुसंधान को सीमित रखने की सलाह दी, जिसमें मेरी सफलता का भरोसा था। उन्होंने तो बड़ी ही आशा के साथ उन तीनों के ही जो परिणाम उन्हें मिले कि प्राणी, वनस्पति और धातु सबकी एक समान प्रतिक्रिया है और सब एक ही नियम से बंधे हुए हैं, इन निष्कर्षों को जब उन्होंने रॉयल सोसाइटी के समक्ष रखा तो उनकी आशा के विपरीत उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। वहाँ सभी जो प्रकृति विज्ञानी थे उन्होंने सर जगदीश चंद्र बोस को ताकीद किया कि वे पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में ही अपने अनुसंधान करते रहें, जो क्षेत्र उनके लिए है और जिसमें वे सफल हो सकते हैं। वे हमारे क्षेत्र में दखलंदाजी न करें, मतलब प्रकृति विज्ञान के क्षेत्र का अतिक्रमण न करें। वह क्षेत्र हमारा है और आपका क्षेत्र केवल पदार्थ विज्ञान है। मैंने अनजाने में एक अपरिचित जाति व्यवस्था के क्षेत्र में घुसकर उसके शिष्टाचार का उल्लंघन कर दिया, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मैंने अनजाने में ही एक अपरिचित जाति व्यवस्था के क्षेत्र में घुसकर शिष्टाचार का उल्लंघन कर दिया, मतलब शिष्टाचार विरुद्ध कार्य कर दिया, कि मैंने अनजाने में ही, मुझे उस क्षेत्र में शायद दखल नहीं देना चाहिए था और मैंने दखल दे दिया, तो मैंने एक शिष्टाचार का उल्लंघन कर दिया, ऐसा उन्हें लगा उनके व्यवहार से और उनकी प्रतिक्रिया से। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पाठ का अध्ययन हम आगे करेंगे और आगे जो मैं पढ़ाऊंगी उनके लिंक इसी पाठ के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहीं पूरे पाठ का अध्ययन कर लें। ऐसे ही पिछले जो भी पाठ मैंने पढ़ाए हैं, जो भी वीडियो मैंने बनाए गए हैं, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।